लेकिन अब जो ये 0.9%, लगभग 1% जो रीपो रेट यानी कि आसान भाषा में कहूं ब्याज दरें बढ़ गई, उससे महंगाई पर तो वार कर रही है सरकार। आम आदमी पर अब ईएमआई की मार भी पड़ेगी। महंगाई में से हम त्राहिमाम कर ही रहे थे, अब ईएमआई भी और महंगी हो जाएंगी हमारी। ये कड़वी हकीकत है। संदीप जी, देखिए बड़े अजीब सी बात है और इसे समझना पड़ेगा। ये दोहरी तलवार आप जब चलाते हैं ना, तो दर्शकों को ये समझना चाहिए कि जब आप कह रहे हैं कि 0.9% 90 बेसिस पॉइंट बढ़ा है, तो ये भी समझना पड़ेगा कि ये पहले घटा भी था। पहली बात 2018 में बता दीजिए, उससे अब तक 225 बेसिस पॉइंट घट के फिर अब वहाँ से 90 बेसिस पॉइंट बढ़ा। ये हकीकत भी अगर आप दिखाते तो अच्छा होता। दूसरी बात, आप जब कहते हैं, उस दिन आपने प्रोग्राम किया, मैं आपके प्रोग्राम में था कि ईपीएफओ के रेट घटा दिए गए 8.1% के, ऑल टाइम लो 42 साल में कितना सब चला है। अगर जिसमें ईपीएफओ का इन्वेस्टमेंट होता है, जो इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन है, उसमें जो पेंशनर्स के पैसे जाते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, वो तो जाहिर है मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट रेट रहता है, उसमें इन्वेस्ट करती है एज पर द गाइडलाइन, इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज उनके गाइडलाइन देते हैं। तो उसमें जितना जो रिटर्न मिलेगा उसी के बेसिस पे वो डिक्लेयर करते हैं। अगर अपवर्ड इंटरेस्ट रेट है जो आज के दिन में है, जिसको मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको दिखेगा कि जैसे जैसे मार्केट ने एक सर्टेन परसेंटेज डिस्काउंट कर लिया है, लेकिन रेगुलेटर्स जो है वो धीरे धीरे रेगुलेटर बढ़ाता है। तो आज एक्सपेक्टेशन था लोगों का कि 50 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा, वो आ गया। आगे आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगा, और भी बढ़ेगा, और भी मार पड़ेगी। आपका माइक भी गिर गया है जफर, आप सवाल सुन सकते हैं, इतने हम माइक ठीक करा रहे हैं आपका, क्योंकि माशाल्लाह बुलंद आवाज है, वो आवाज दर्शकों तक पूरी आनी चाहिए। जो आप बात कह रहे हैं वाजिब है। 2018 में वो 2% के करीब रीपो रेट गिरी, पर वो वक्त ऐसा था ना, देखिए वक्त का तकाजा होता है। इस वक्त आम आदमी महंगाई की मार से त्राहिमाम कर रहा है, इस बात को तो आप मानेंगे। आमदनी बढ़ नहीं रही, तो ऐसे वक्त में अब आवाज आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है। ऐसे वक्त में ईएमआई की मार और बढ़ जाए, यह परेशानी का सबब है ना आम आदमी के लिए। मैं अभी उस पर आ रहा था। मैं उस पर आ रहा हूं कि आप अगर जरा से इस तरह से सोचिए कि जब नीचे जाता है आप कहते हैं पेंशनर्स को मार पड़ी है, पेंशनर का इनकम कम हो गई है, ईपीएफओ का इनकम कम हो गया है। ऊपर जाता है तो आप कहते हैं ईएमआई की मार है, ईएमआई की मार है। नहीं, यहाँ भी तो दोनों खेल हुए ना। ब्याज दरें बढ़ रही हैं, आपने ईपीएफ की ब्याज दरें घटा दी। मेरा उस दिन भी सवाल ये था, ब्याज दरें बढ़ रही हैं तो ईपीएफ की तो ब्याज दरें बढ़ाइए ना, घटा क्यों रहे हैं? 44 साल के स्तर पर ले आए 1978 के। संदीप जी, फिर देखिए कभी भी आप प्रेजेंट कीजिए तो फैक्ट प्रेजेंट कीजिए तो अच्छा लगेगा कि ये गलत बयानी है। आपने जो पिछले सालों में अर्न किया है उसको डिक्लेयर किया है। आज आगे आने वाले सालों में अभी जो फ्रेश एक्रेशन है जो ईपीएफओ में वो इन्वेस्ट होगा, और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, लॉक्ड इन है, इसलिए लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट में डालती है ईपीएफओ, तो वो आगे आने वाले दिनों में ज्यादा इनकम होगी तो ज्यादा बढ़ेगा, डिक्लेयर होगा। ये तो आपको पता है। आज पिछली इनकम में जो अर्न किया उसी के बेसिस पे आज डिक्लेयर करेंगे ना, जो आपने कमाया है। अब आपने कमाया नहीं और कह रहे हो उसको ज्यादा डिक्लेयर कर, तो सही नहीं है। तो अब मुझे 2.25 लाख रुपए 30 लाख का लोन लिया है, ज्यादा देने पड़ेंगे, 20 लाख पर 1.5 लाख रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। ये आम आदमी पर मार है कि नहीं? नहीं, देखिए ये आपने पूरे लाइफ ऑफ द लोन को आपने कैलकुलेट कर लिया। हकीकत तो यह है कि ये घटता भी है, बढ़ता भी है। जब लोअर अपवर्ड प्रेशर होता है तो बढ़ता है, जब डाउनवर्ड प्रेशर होता है तो घटता है। अभी आपने कहा ना रीपो रेट आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है, अभी तो ये और बढ़ेंगी। मैं तो आज के तारीख में ब्याज दरों के हिसाब से आकलन किया। एक सवाल करता हूं आपसे, एक सवाल करता हूं आपसे, अगर इसकी भी आप अगर बता देते तो अच्छा होता। बहुत सारे लोग जो लोन लेते हैं वो फिक्स रेट लोन लेते हैं, वो उस वक्त 20-30 बेसिस पॉइंट का माने नहीं रखते, सोचते नहीं है। अगर फ्लोटिंग रेट सपोज कि 6% पे और 6.25 से 6 रुपये 20 पैसा 6.2% पे फिक्स रेट है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट कहीं भी झूले, ऊपर जाए नीचे जाए, बिकॉज वो लॉक इन होकर दिया है आगे आने वाले दिनों में। तो देखिए ये
एक तरफा पहलू प्रेजेंट करने से लोगों को मिसलीड करने के अलावा नहीं, मैं लोगों को मिसलीड कतई नहीं करता। और इसमें देखिए, आप क्योंकि एक बैंकर रहे हैं जफर भाई, आप ये भी बताइए कि आपके पास ऑप्शन है फिक्स रेट, बैंक फिक्स रेट भी देता है। हम थोड़ा कोई बहस थोड़ा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आप बैंकर रहे हैं, डॉइश बैंक के आप हेड रहे हैं। ये बैंकों में भी ना एक चीज, और ये मैं आम आदमी की तरफ से ये आपसे दरकार अपील कर रहा हूं कि ये जब रिपो रेट बढ़ते हैं ना, तो तुरंत फुरत में होम लोन बढ़ जाएगा, उसकी ब्याज दरें, कार लोन की ब्याज दरें फटाक से अगले दिन, पर्सनल लोन बढ़ जाएगा। और सेविंग्स पर, जहां पर हमारे बचत खाते में इंटरेस्ट ज्यादा मिल सकता है या एफडी में, उसमें वो कुंभकर्णीय निद्रा में विलीन हो जाते हैं। अरे भैया, लेवल प्लेइंग फील्ड, फेयर प्लेइंग फील्ड तो दो। देखिए, अगर ईएमआई पर ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं तो हमारे बचत खातों में बढ़ा दो। गलत तो नहीं कह रहा हूं, प्लीज मुझे बताकर इस बात की तस्दीक करते हुए जवाब दीजिएगा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल इसको सही जवाब दे देता हूं, उसका सही जवाब देता हूं। देखिए, वो लिक्विडिटी ड्रिवन है। अगर बैंक में बहुत डिपॉजिट आ रहे हैं, बैंक को जरूरत नहीं होती डिपॉजिट की, तो बैंक क्यों लेगा डिपॉजिट? नहीं एक्सेप्ट करेगा हाई रेट पे, इसलिए कि बैंक के पास डिपॉजिट बहुत आ रहे हैं। और भी लोग दूसरे बैंक को पास जरूरत होगी तो वहां जाएगा, इसलिए कि कॉम्पिटिटिव रेट है, नेगोशिएटेड रेट है। एक तो होता है कार्ड रेट, एक होता है नेगोशिएटेड रेट। जो लोन की ब्याज दरें बढ़ा देंगे, बचत की ब्याज दर बढ़ाने में हिचकिचाहट होती है बैंकों को, और हम कहां सर फुड़ाएं? नहीं, ऐसा नहीं हिचकिचाते, लेकिन जब उनकी लिक्विडिटी और ये लोन की दर एकदम सीधे 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा तो 50 बेसिस पॉइंट पूरा नहीं बढ़ाते हैं, वो धीरे धीरे करके ही बढ़ाते हैं। एक साथ इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं लेके आते जैसे आपने कैलकुलेट कर लिया है, वैसा नहीं होता है। लेकिन उसमें आप ये तो जरूर देखिए कि जब घटा भी था तो इसी सरकार के समय घटा भी, इसी सरकार के समय जब इंटरेस्ट रेट पे प्रेशर है तो मतलब आम आदमी पर देखिए ये ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं महंगाई को काबू करने के लिए, एक मिनट, और आम आदमी की जेब पर लगातार मार बढ़ रही है। ये मार कब तक बढ़ेगी? मेरा सवाल ये आम आदमी का सवाल है। नहीं देखिए, हमने राहत दी कि नहीं पेट्रोल डीजल में, जबकि आप खुद मालूम है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ रहे हैं ग्लोबली, क्रूड के प्राइसेस जो है आसमान छूते हैं, लेकिन यहां पर जो हम प्राइस ले रहे हैं उससे कम है। तो जो आपने कमाया उसी में से आप नहीं, आम आदमी डरा हुआ है ना, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है कि एक दो महीने बाद कह दें जी इतने दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ा रहे हैं। नहीं, सरकार बहुत सेंसिटिव सरकार है, ये चिंता करने वाली सरकार है, इसलिए उन्होंने पहले भी दिया 10 रुपया डीजल पे और फिर पेट्रोल पे, और आज पिछले दिनों में भी दिया, 2 बार दे चुके राहत, और 2 बार दे चुके और बढ़ाया कितनी बार? 13 बार बढ़ाया रहा है ग्लोबल मार्केट। 3.5 रुपए एक्साइज ड्यूटी जो डीजल पर थी, 9.5 जो पेट्रोल पर थी, वो कर दी 32 रुपए 90 पैसे, और डीजल वाली कर दी 31 रुपए 80 पैसे। तो जब आप कहते हैं, ये आंकड़ा बताते हैं कि 10 रुपए घटाया, 6 रुपए घटाया, अरे तो बढ़ाया भी तो 33 रुपए, 28 रुपए। आप ये भी तो देखिए कि सरकार आज यहां पर प्रोडक्शन तो नहीं करती है, हम इंपोर्ट करते हैं, 86% हमारा इंपोर्ट हो रहा है। 2014 में भी इतना ही इंपोर्ट कर रहे थे ना, ऐसे 3.5 रुपए थी एक्साइज और 9.5 रुपए। नहीं, बट 2014 के हालात, इकोनॉमी के हालात, और आज देखिए इतने बड़े शॉक के बावजूद, आप जरा मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे देखिए, तो इतने बड़े शॉक के बाद भी हम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं। दुनिया देखती है कि आज हम कोरोना से पहले 8 तिमाही लगातार हम गिरते चले गए, 3.7% पर हमारी विकास दर आ गई थी। नहीं, उसकी दो वजह थी। एक तो कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पर थोड़ा स्लो डाउन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन ग्लोबल इकोनॉमी में भी था। ये भी तो आप जरा बताइए कि ग्लोबल इकोनॉमी में उस वक्त नहीं, 2 वजह क्या, नोटबंदी और जीएसटी का इम्प्रॉपरली लागू होना था। आपने 2 वजह मैं बता रहा हूं। नहीं, आप उसको इस तरह से देखते हैं, हम देखते हैं कि हमने जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किया है उसके फायदे आज दिख रहे हैं। चलिए, पर महंगाई